गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग पढ़ाएंगे। बच्चों, हम आपको बताते हैं कि संसाधन के रूप में लोगों से क्या आशय है। देखिए, इसका आशय ये है कि किसी देश में कार्यरत लोगों के उत्पादन कौशल और क्षमताओं से हैं। बच्चों, हम आपको बता आपने पहले भी पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, मानव। लेकिन ये जब चारों जो हैं ये बिना मनुष्य के पूरे नहीं हो सकते। ये अकेले हैं। भूमि है, स्वयं अकेले उत्पादन नहीं कर सकती है, इसके लिए भी मनुष्य की आवश्यकता होगी। श्रम है, बिना श्रमिक के कैसे पूरा होगा। पूंजी है, पूंजी के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी? मनुष्य के लिए। जब ये चारों चीज़ें एक साथ मिल कर के कार्य करती हैं तभी मानव पूंजी होगी। और मानव पूंजी से क्या मतलब होता है? देखिए, मानव पूंजी जो होती है बच्चों, हम आपको बताते हैं, जब इसी मानव पूंजी को अधिक प्रशिक्षण दे करके कुशलता से कार्य कराया जाता है तभी इसे उत्पादक बनाया जाता है। वही पूंजी मानव निर्माण कहा जाता है। जैसे अन्य संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे ही मानव संसाधन कहते हैं। किसी देश के विकास के लिए जितनी भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है उतनी ही कुशल मानव पूंजी की भी आवश्यकता होती है। मानवीय पूंजी को शिक्षित व स्वस्थ होना किसी भी देश की उन्नति का आधार है। और मानव पूंजी को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उच्च शिक्षा के माध्यम से, अच्छा स्वास्थ्य दे करके। अब हम आपको बच्चों बताते हैं कि देखिए, जितनी ज़्यादा आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे या जितनी अच्छी से अच्छा शिक्षा मनुष्य को दी जाती है वो उतनी अधिक पढ़ा लिखा समझदार होता है, गुणवान होता है वो, और उसके अंदर उतनी ही क्वालिटियाँ होती हैं। तो वह क्या है? अधिक आय प्राप्त करता है और राष्ट्रीय आय को भी बढ़ावा देता है। और उसका जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा वह उतना अधिक कार्य कर सकेगा। स्वस्थ मनुष्य के अंदर ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। जब उसका स्वस्थ दिमाग होगा तभी वह आगे से आगे कार्य कर सकेगा, अन्यथा वह हमारे राष्ट्रीय आय में बढ़ावा नहीं दे सकेगा। भारत में देखिए, मानव पूंजी निर्माण में हम आपको बताते हैं कि हरित क्रांति आई थी जिससे खाद्यान्नों की उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई थी। इसी ने बच्चों, ये एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार अच्छी उत्पादन प्रौद्योगिकी से उत्पादन में तीव्रता लाई जा सकती है। अब देखिए, जो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में भी क्रांति मानव पूंजी निर्माण से ही संभव हो पाई है। किसी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता उसकी साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा प्राप्त कौशल पर ही निर्भर करती है। साक्षर व स्वस्थ जनसंख्या देश की परिसंपत्ति होती है, जबकि अशिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। कोई भी देश जनसंख्या के स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश करके ही विकसित देश बन सकता है। हम आपको बच्चों बताते हैं कि कुछ पॉइंट हैं हमारे, जैसे कि शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा के द्वारा मानव पूंजी में निवेशी भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। आपने देखा होगा, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, दर्जी, ये अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति हैं। ये अधिक से अधिक राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देते हैं। हम आपको बच्चों एक बात बताते हैं कि आपके इस चैप्टर में सकल और विलास की कहानी के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य देश की राष्ट्रीय आय को किस प्रकार बढ़ावा देता है और किस प्रकार मानवीय पूंजी राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होती है। देखिए, सकल की कहानी बताते हैं बच्चों। ये क्या है कि 2 मित्र होते हैं, विलास और सकल। ये एक ही गांव में रहते हैं। सकल की जो आयु होती है वो 12 वर्ष होती है। उसकी माँ है और उसके पिताजी हैं। उसके पिताजी खेतों में काम करते हैं, माँ घर में काम करती है, बहन भाई भी हैं। उसके चाचा हैं, उन्होंने क्या है कि मैट्रिक की परीक्षा पास की है लेकिन बेकार बैठे हुए हैं, कोई नौकरी नहीं मिली। लेकिन जो सकल है वो काफ़ी समझदार है, वो उसकी पढ़ने में भी लगन है, तो उसने अपनी मेहनत और लगन से माध्यमिक की परीक्षा भी पास कर ली। और उसके पिता ने क्या किया, उसके पढ़ाई जारी रखने के लिए कंप्यूटर व्यवसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज भी लिया। सकल तो होशियार था, तो उसने अपनी लगन और मेहनत से अपना कोर्स भी पूरा किया और उसे एक अच्छी फर्म में नौकरी मिल गई। और क्या हुआ कि उसके बॉस वगैरह ने भी उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसकी पदोन्नति की। आगे क्या है, विलास की कहानी के बारे में बताते हैं। विलास जो है बच्चों, ये विलास 11 वर्ष का है।
सकल के ही गांव में रहता है। उसके क्या है कि पिता जो हैं उसके मछुआरे हैं, और उसके पिता की भी मृत्यु हो गई, तो माँ ही उसकी बेचारी मछुआरे का कार्य करती, मछलियाँ पकड़ करके लाती, उन्हें बेचती। और क्या था कि विलास जो था वो गठिया का रोगी भी था। एक तो गरीबी निर्धनता तो थी ही, साथ में क्या था कि शिक्षा भी नहीं थी, और उसके साथ ही वह अस्वस्थ भी था, उसको गठिया का रोगी था। ना उनके पास इतने पैसे थे कि वे अच्छे से डॉक्टर को दिखा पाते, और आगे भी वह पढ़ नहीं पाया, और पिता भी ख़त्म हो गए, तो माँ और भी बीमार पड़ने लगी, और माँ की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। तो क्या है, हार करके वह मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। इस तरह माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता। अब देखो दोनों मित्रों के बीच काफ़ी अंतर है। सकल का परिवार सदस्य कामकाज में सहायता करता था, और विलास जो था वो खाली बैठा रहता था। सकल स्वस्थ था, और जबकि विलास जो था अस्वस्थ था। सकल पढ़ने लिखने में रुचि रखता था, काफ़ी समझदार था पढ़ने में, और लेकिन विलास नहीं था। सकल अपने परिश्रम से नौकरी में पदोन्नति पा गया, जबकि विलास जो था केवल मछलियाँ ही बेच करके अपना गुजारा करने लगा और परिवार का पालन पोषण करने लगा। तो देखो बच्चों, इन दोनों कहानियों से क्या है कि तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जो विलास जो है वो गठिया बाय का रोगी था, तो ना तो उसे अच्छी शिक्षा मिल पाई, और न ही उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल पाया, और सकल को ये सब चीज़ें मिली। तो सकल के मामले में कई वर्षों में शिक्षा से श्रम की गुणवत्ता को भी बढ़ाया गया। इसी तरह क्या हो गया कि दोनों ने अकुशल श्रमिक का वेतन मिला उसको। तो देखिए बच्चों, हम आपको एक बात बताते हैं कि हमने भी देखा है कि अनेक गाँव में भ्रमण किया तो बहुत कुछ देखने को मिलता है कि गांव में जो एक रवि की कहानी भी दी गई है इसमें, जैसे उसकी उम्र 14 वर्ष है, खेती और मजदूरी का कार्य करता है, विद्यालय भी नहीं है, और कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त किए, वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, कुपोषण का भी शिकार है, पिता भी बीमार है। तो मानव संसाधन में शिक्षा व चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना रहती है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही भांति है। जैसे सकल व विलास की भांति एक बच्चा भी है जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया, भविष्य में उच्च आय और समाज को बड़े योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। लेकिन विलास क्या है, विलास ना तो अच्छी शिक्षा है उसके पास, ना ही अच्छा स्वास्थ्य है। तो क्या है कि वह हम देश को उच्च भविष्य में ना उच्च आय खुद प्राप्त कर सकता है, ना ही समाज में अच्छी वो मिल सकती है उसे, और देश की राष्ट्रीय आय को भी बढ़ावा नहीं दे सकता है वो। हम आपको बच्चों बताते हैं, देखिए जैसे जापान जैसे विकसित देशों ने मानव संसाधन पर सुविचारित निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, ये विकसित धनी देश हैं, वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है। लोग भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग करने में समर्थ बनते हैं। इन्हीं लोगों की कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की जिससे देश धनी व विकसित बन गए। अब हम आपको बताते हैं पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विभिन्न क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आता है, और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण सम्मिलित है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन सेवाएं आदि आती हैं। तो बच्चों क्या है कि क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में अभिवृद्धि करते हैं, और ये क्रियाएं जो होती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं के भी 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। देखिए, बाजार क्रियाएं जो होती हैं वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं। उसमें क्या होता है, क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित होता है। और गैर बाजार क्रियाओं में आश्रित स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। जैसे कि हम आपको बच्चों बताते हैं कि आपको हमने सकल और विलास की कहानी बताई थी, ठीक है। उसमें क्या था कि जो उसकी सकल के विलास तो गाँव के बाजार में जो मछली बेचता था यह तो एक आर्थिक क्रिया होगी, और जो अपने परिवार के लिए खाना पकाता था वह गैर आर्थिक। सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता था, आर्थिक क्रिया। अपने छोटे बहन की देखभाल करना ये गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार जिस प्रकार परिवार में महिलाएं जो हैं अपने घर में कार्य करती हैं, तो उनसे क्या है वो कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और अगर वह यही कार्य बाहर करती हैं और उन्हें उसके पारिश्रमिक मिलता है तो वो बाजार क्रियाएं कहलाई जाती हैं।
तो बच्चों हम आपको बताते हैं सामाजिक व्यवस्था में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का भी विभाजन होता है। एक बात बताते हैं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण निवेश है। शिक्षा जो होती है व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के अच्छे उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा के द्वारा कौशल बाजार में भी किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक तत्व होते हैं। एक बताते हैं बच्चों, कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक अन्य सेवाओं में भी प्रवेश किया है, जिससे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवाओं की उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। एक बात हम बच्चों बताते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में, महिलाओं और जो पुरुष होते हैं उनकी आय में भी अंतर मिलता है। पुरुषों को अत्यधिक आय मिलती है उसी कार्य की और महिलाओं को कम मिलती है, बल्कि ये बात गलत है। ऐसा क्या है कि महिलाओं के अंदर भी कौशल विकास बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। देखिए कुछ महिलाओं के बारे में हमने बताया प्रशासनिक अन्य सेवाओं में भी प्रवेश करती हैं। अब हम आपको बताते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में कि जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है। किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता जो है वो साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। देश की समृद्धि दर को भी निर्धारित करते हैं। साक्षर में स्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश के लिए परिसंपत्ति या संपदा होती है, और जबकि निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। आगे हम आपको बताते हैं शिक्षा। समाज के विकास में शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। एक बात बताते हैं बच्चों हम आपको कि जो शिक्षा है यह बच्चों शिक्षा का स्तर महिलाओं में उच्च नहीं पाए जाने का एक मेन कारण ये भी है कि जो भारतीय समाज ही पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। लिंग के आधार पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और बाल विवाह कर दिया जाता है, जिसके कारण महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। महिलाओं का पारिवारिक तथा सामाजिक दर्जा भी निम्न होता है। वे अधिकांशतः घर की चार दीवार में ही कार्य करती रहती हैं। लेकिन सरकार ने निरक्षरता को कम करने के लिए बहुत कुछ पहल की हैं, जिसके कारण क्या है कि बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं ITI विकसित की गई है। लेकिन इन सब में क्या है, महिलाएं पीछे ही रही हैं। वर्ष 2020 तक भी भारत की साक्षरता की दर 85% होने का ही अनुमान है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि वह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन करने तथा अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर लगभग 16% से अधिक है। यानी कि क्या होता है